हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में मार्शल आर्ट कंपटीशन वाले दिन का सीन होता है। ये मार्शल आर्ट्स वाला कंपटीशन जी फैमिली के बैकग्राउंड में होने वाला है, जहाँ पर अरीना सजा होता है और सारे के सारे मास्टर्स वहीं पर आसपास बैठे होते हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी जनता आई होती है इस कंपटीशन को देखने के लिए, जबकि जी फैमिली के सारे एल्डर ऊपर एक ऊंची जगह पर बैठकर इस कंपटीशन को देख रहे हैं। और इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक जो भी इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को जीतेगा उसे रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वो रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बन सकता है। ग्रैंडपा अपने उस कजन ब्रदर से कहते हैं, हमारी फैमिली में मेरे दो पोते बहुत ज्यादा जीनियस हैं। जिंग और जियांग दोनों में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि वो रेड सन सेक्टर के आउटर डिसाइपल बन सकते हैं। ग्रैंडफादर के जो कजन ब्रदर हैं उनका अपना भी एक बेटा है जिसका नाम जेन जियांग है। ये जेन जियांग रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है, जबकि इस कंपटीशन को जीतने वाला जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो आउटर डिसाइपल बनेगा। कजन ब्रदर अपने भाई से कहते हैं, हमारी फैमिली से टोटल 13 आउटर डिसाइपल्स हैं, जबकि एक इनर डिसाइपल है। अगर हमें इस बार एक और इनर डिसाइपल मिल जाता है तो हमारा रेड सन सेक्टर में हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, हम लोग वो फैमिली से काफी ज्यादा पीछे हैं। हालांकि हानियो वो भी एक सेक्टर की आउटर डिसाइपल है। अंकल वो भी उसके पास ही खड़े होते हैं। वो ग्रैंडफादर से कहते हैं, अंकल वेंशन, आप तो बस ऐसे ही हमारी तारीफ किए जा रहे हैं। मेरी बेटी में इतना कुछ खास नहीं है, ये तो बस इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन सकी है। और यहीं पर इस कंपटीशन को जज करने के लिए रेड सन सेक्टर से भी 2 डिसाइपल आने वाले हैं। वो सारे टूर्नामेंट को जज करेंगे। जो भी डिसाइपल जीतेगा उसको एक टोकन देकर जाएंगे। जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं वो सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर आते हैं उन सबसे कहते हैं, आप सब लोगों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, जल्दी से इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करें ताकि हम लोग इसको जज करने के बाद यहाँ से जा सके। हमें एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए वापस जाना है। मास्टर वेंशेंग उन सबसे कहते हैं, चले ठीक है, हम लोग अभी इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन साथ ही भीड़ में से शोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो सारे लोग उस तरफ देखते हैं। मास्टर वेंशेंग कहते हैं, आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। वो सारे लोग कह रहे होते हैं, ये जीनियस मिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो एक लूजर है, इसे यहाँ पर किसने आने दिया। मास्टर वेंशेंग अपने एक बंदे से पूछते हैं, वहाँ पर नीचे क्या हो रहा है। वो लड़का उनसे कहता है, मिंग यहाँ पर आया है, वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त मिंग को दिखाते हैं। मिंग सारी भीड़ में से बड़ी शान के साथ चलता हुआ टूर्नामेंट अरीना की तरफ आ रहा होता है। ग्रैंडपा अपने कजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो ये तुमने इसको मारा है। मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था लेकिन तुमने उस मिशन को फेल कर दिया, तुम तो किसी काम के नहीं निकले। उसका भाई उसे कहता है, मैंने ये मिशन एक बहुत ही काबिल वॉरियर को दिया था, वो एक ईवल कल्टीवेटर था। मुझे तो लगा था कि वो इसको मार पाएगा, मुझे तो लगा था कि वो इस काम को पूरा कर लेगा। अब ग्रैंडपा मिंग को यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो दोनों मैसेंजर उसे कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम लोग अपनी बहस बाद में कर लेना, जल्दी से कंपटीशन को स्टार्ट करो। ग्रैंडपा वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, अब जबकि हम लोग इस कंपटीशन को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं तो जितने भी ऐसे लड़के जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं वो सारे इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। मिंग भी अरीना के सेंटर में आ जाता है। वो सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये लूजर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी तो मेरेडियंस को कट कर दिया गया है, ये तो की को भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, फिर इसके यहाँ पर आने का क्या फायदा है, क्या ये यहाँ पर मरने के लिए आया है। मिंग सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा अरीना के सेंटर में चला जाता है और उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद जिंग चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि ये कंपटीशन किसी लूजर के लिए नहीं है बल्कि ये वॉरियर्स के लिए है। जियांग भी उसे कहता है, हाँ बड़े भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम एक लूजर हो। मिंग जियांग को घूर कर देखता है। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और जिंग के पीछे छुप जाता है और उसे कहता है, बड़े भाई ये मुझे घूर कर देख रहा है, प्लीज मुझे इससे बचाओ। मिंग ग्रैंडपा की तरफ देखता है और ग्रैंडपा उसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं, ठीक है, मिंग को भी रजिस्टर कर लो, ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड है। रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर दिखाते हैं। वो मिंग का नाम भी लिख लेते हैं। सब कुछ फाइनल करने के बाद रिसेप्शन डेस्क वाला कहता है, इस बार जी फैमिली से टोटल 38 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो इस कंपटीशन के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। आपको फाइट करनी है, 1-on-1 फाइट करनी है और जो भी सबसे ज्यादा फाइट्स को जीतेगा यानी एंड तक टिकेगा, सिर्फ वही रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बनने के लायक होगा। और यहाँ पर मैच को सिलेक्ट करने के लिए कि आपका अपोनेंट कौन होगा, यहाँ पर वो बच्चों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और दोनों साइड पर एक बॉटल के अंदर उन्होंने लकड़ी के टुकड़े के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। वो लोग लाइन्स बनाकर अपने अपने हिस्से की एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं। मिंग आगे बढ़ता है और उस बास्केट के अंदर से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है, जबकि वहीं पर दूसरी साइड पर उनके ओपोनेंट्स की बकेट होती है जिसके अंदर स्टिक्स पड़ी होती हैं। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, चलो फिर देखते हैं अब मेरा ओपोनेंट कौन होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जियांग की बुरी किस्मत, वो भी अपनी स्टिक उठाता है तो उसके ऊपर भी नंबर 1 लिखा होता है। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर अरीना के सेंटर में जियांग और मिंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जियांग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है, पहले ही राउंड में मेरा सामना मिंग के साथ
है, ये तो मुझे मार डालेगा। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, मुझे तो आज बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, चलो जल्दी से आओ और मुझ पर अटैक करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जियांग सोच रहा होता है, अगर मैं इससे हार मान लेता हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो ये मुझे मार डालेगा, तो बेइज्जती के साथ जिंदा रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वहाँ पर जितने भी देखने वाले होते हैं वो सारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, मिंग एक लूजर है। जियांग से कह रहे होते हैं, मिंग तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक नहीं है, जियांग जल्दी से आगे बढ़ो और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। क्योंकि जियांग अपने आप में ही सोच रहा होता है, ये सारे लूजर्स, इनको तो इतना नहीं पता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये तो इन सभी को मार सकता है। ग्रैंडफादर भी चिल्लाकर जियांग से कहते हैं, जियांग चलो जल्दी करो और इस पर अटैक करो, तुम वहाँ पर डर कर क्यों खड़े हो, तुम्हें इस लूजर से डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारी वजह से जी फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है। जियांग अपने ग्रैंडफादर के ऑर्डर सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे इसके साथ फाइट करना ही पड़ेगी। जियांग कांपती हुई आवाज के साथ मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की, मैं आज तुम्हें बहुत ही पीटने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देख रहा होता है, उसी के सामने आंखों के सामने से ही मिंग गायब हो जाता है। देखने वाले सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वो लड़का कहाँ पर चला गया। मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे नीचे की तरफ से एक जबरदस्त पंच मारता है। रेड सन से आए हुए दोनों जज भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक जज कहता है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, हालांकि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये अपनी की एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अभी अभी इसने एक इल्यूशन स्किल को यूज किया है। दूसरे वाला जज उसे कहता है, उसने किसी इल्यूशन मैजिक को यूज नहीं किया, बल्कि उसने वाकई में अपनी की पावर को रिलीज किया है। इसके स्किल को देखने के बाद मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे ये एक लेवल 5 का नहीं बल्कि लेवल 9 का डिसाइपल ग्रेड का है। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है। मिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जियांग पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसी वक्त उसके फादर अरीना में उतर आते हैं और अपने बेटे को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जियांग के डैड उसे कहते हैं, कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर अटैक करने की, लगता है कि तुम हम लोगों से छुप कर कहीं पर जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते रहे हो, इसी वजह से तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। मिंग उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, बूढ़े खुसट कहेंगे, हालांकि तुम मेरे अंकल हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फाइट करने के लिए चैलेंज जरूर करता, लेकिन इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा बेशरम साबित करो और कहो कि तुम 18 साल से कम उम्र के हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ। जियांग के डैड भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मिंग तो वाकई में एक जीनियस बन गया है, इसने सिर्फ एक ही पंच को यूज करते हुए जियांग को हरा दिया। ग्रैंडफादर जिंग से कहते हैं, तुम्हें इस लड़के को हराना ही होगा, अब ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ग्रैंडफादर अपने पास से एक छोटी बॉटल निकालते हैं जिसके ऊपर रेज लिखा होता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम्हें रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बनना ही होगा, इसके लिए तुम्हें सारी कुर्बानियां देनी होंगी। उस बॉटल के अंदर एक रेज पील होती है। जिंग अपने ग्रैंडफादर से कहता है, लेकिन ये तो एक रेज पील है, रेज पील को खाने से मेरी की पावर ट्रिपल हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, 15 मिनट के बाद मेरी सारी की सारी मेरिडियंस कट हो जाएंगी और मैं जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह तो मैं बिल्कुल एक लूजर बन जाऊंगा, बिल्कुल मिंग की तरह। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से इस रेज पील को खाओ और जाकर उस लड़के को डिस्ट्रॉय कर दो। जिंग आगे बढ़ता है और ग्रैंडफादर के हाथ से उस बॉटल को ले लेता है और कहता है, ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही करूंगा। जिंग अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो मिंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से ग्रैंडफादर ने मुझे फोर्स किया है इस पील को खाने के लिए, हालांकि इस पील को खाने के बाद मैं डिसेबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हानियों के डैड भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि मिंग इतना ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। हानियों के डैड अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, वो भी उनसे कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मिंग है, मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हानियों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी, अगर मैं शादी करूंगी तो ज़ीशेंग के साथ करने को तैयार हूँ, जो कि मिंग के अंकल हैं, लेकिन वो 4 साल पहले फैमिली को छोड़कर एक सेक्टर के आउटर डिसाइपल बनने के लिए चले गए थे। हानियों के डैड से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये इतना ज्यादा वीक लग रहा है, लेकिन ये इतना भी वीक नहीं है, मुझे तो ये लड़का ज़ीशेंग से जरा भी वीक नहीं लगता। हानियों अपने डैड से कहती है, नहीं डैड, ये एक लूजर है, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले से बता दिया है, ये कभी भी ज़ीशेंग से आगे नहीं निकल सकता। हानियों उन दोनों जजेस की तरफ देखती है और कहती है, ये लड़का रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने के सपने देख रहा है, मुझे इसके सपने को पूरा नहीं होने देना। वो कंपटीशन अभी चल रहा होता है, फिर सेकंड राउंड की बारी आती है, बहुत सारे कंपटीटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि मिंग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। उन दोनों जजेस की नजर मिंग के ऊपर होती है। एक जज दूसरे को कहता है, ब्रदर हांग, तुम्हें क्या लगता है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का इस टूर्नामेंट को जीत पाएगा?
हांग उसे कहता है, हाँ मुझे लगता है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ये इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। जबकि हानियो भी वहीं पर उन दोनों के पास आ जाती है और अपने चार्म्स को यूज करते हुए उन दोनों को बहलाने की कोशिश करती है। वो उन दोनों से कहती है, मेरा नाम हानियो वू है। ब्रदर हांग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो उन दोनों से कहती है, जी फैमिली वाले और हमारी वू फैमिली वाले आपस में पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पर कंपटीशन को देखने के लिए आई हूँ। ब्रदर हांग उसे कहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम इस लड़के को बार बार देख रही हो, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? हानियो उनको सारी स्टोरी बता देती है कि इसका नाम मिंग है और इसके फादर एक किलर थे, उन्होंने मैपल लीफ सिटी के मास्टर हांग को मारा था, जिसके बाद इसके पेरेंट्स को मार दिया गया। ये भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा बुरा है, इसने भी अपने क्लैन मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और उन्हें बहुत ज्यादा पीटा। ब्रदर हांग उसकी सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, अभी भी तुमने क्या कहा? क्या इसने मैपल लीफ सिटी के मास्टर हांग को मारा था? इसका मतलब इसके बाप ने मेरी फैमिली के किसी मेंबर को मारा था, मैं भी हांग फैमिली का मेंबर हूँ। हानियो उसकी बात सुनने के बाद अंदर से मुस्कुराना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी चाल काम कर रही है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।